नमस्कार दोस्तों, होम साइंस सेकंड में आपका स्वागत करती हूँ। आज आपके लिए आपके बताए अनुसार टॉपिक हमारा है, जिसमें पुष्प सज्जा, जिसको हम फ्लावर अरेंजमेंट के नाम से जानते हैं, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट पॉइंट है। और यहाँ से आपके क्वेश्चन टीजीटी में, एलटी में आपके कहीं ना कहीं पूछे ही जाते हैं। तो इन पॉइंट को आप जरूर ध्यान में रखिए और ये आपके लिए है। इसी टॉपिक में, इसी वीडियो में मैं आपको पूरा टॉपिक कवर कराऊंगी, जहां से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसी पॉइंट को मैंने यहाँ पर फोकस किया हुआ है, वही पॉइंट को आपको याद रखना है। वैसे तो बहुत डिटेल में, बहुत डीप में है, लेकिन इतना डीप में आपको नहीं जाना है। वो आप अपने कॉमन नॉलेज के लिए भी आप पढ़ सकते हैं, बिल्कुल उसको पढ़िए। लेकिन जो आपका फोकस पॉइंट है, जहां से आपके क्वेश्चन उठ रहे हैं, वो आपको यहाँ पर पढ़ना है। तो चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। यहाँ पे हमारा है पुष्प सज्जा, और मैं आपको बता दूं, इसके पहले भी मैंने कई वीडियो बना चुकी हूँ। आपकी हमारी प्लेलिस्ट है होम साइंस ब्रांच की। इसके साथ साथ मोटिवेशनल वीडियो भी मैं आपको शेयर करती रहती हूँ, जिससे आपका एनर्जी लेवल कम ना हो और आपकी कंटिन्यूटी बनी रहे। तो चलते हैं, हमारा है पुष्प सज्जा, जिसको बोलते हैं अंग्रेजी में फ्लावर अरेंजमेंट। क्या बोलते हैं? फ्लावर अरेंजमेंट बोलते हैं। अब देखिए, पुष्प क्या है, पुष्प से हमें क्या लेना देना है, लेकिन हमारे जीवन में पुष्प का बहुत ही ज्यादा महत्व है। ये हमें खुशी देने का काम करता है, उल्लास देने का काम करता है, मनोरंजन प्रदान करता है, एक मूड को सही करने का काम करता है, एक जीवंत प्रदान करने का काम हमारा पुष्प करता है। अगर एक खिले हुए पुष्प को आप देखते हैं, आपका मन, आपका आपका आंखें वहां से जो है नहीं हटेंगी, मन करेगा उसी को ही देखते रहें। तो ये चीजें होती हैं कि हमारे अट्रैक्शन का एक माध्यम होता है पुष्प, जहां पर बिना कहे आंखें अपने आप खिंची चली जाती हैं। तो देखिए, यहाँ पर है जो पुष्प व्यवस्था है, ये प्रेम, सुख, आनंद, उत्साह और उल्लास देने का काम करता है, या ये उल्लास का प्रतीक होता है हमारा पुष्प। तो एक लाइन में आप समझ गए कि पुष्प व्यवस्था क्या काम करता है हमारे जीवन में। तो ये चीजें हो गई। अब है पुष्प विन्यास, जिसको हम फ्लावर अरेंजमेंट कहते हैं। फ्लावर को कैसे व्यवस्था किया जाए, इसको हम पुष्प विन्यास हिंदी में कहते हैं। ये पुष्प विन्यास क्या होती है? यह एक कला है, यानी हमें फूलों को कैसे रखना है, फूलों को कैसे सजाना है, फूलों को कैसे डेकोरेट करें कि वो देखने में सुंदर लगे, आकर्षण का केंद्र बने, लोग अट्रैक्ट हों, लोगों का मन एक अपने आप खिंचा हुआ चला आए, उनको देखने का उसको करे। यही हमारी क्या होती है? पुष्प विन्यास होता है। पुष्प विन्यास मतलब फूलों की व्यवस्था करना, फूलों को सही तरीके से रखना, फूलों को सुव्यवस्थित करना ही पुष्प विन्यास कहलाता है। तो देखिए, पुष्प विन्यास क्या है? कला होती है। दूसरी पॉइंट यहाँ पे है कि यह देखिए, अभी मैंने वो जो डिफिनीशन है आपकी, इस डिफिनीशन को मैंने तोड़ दिया। अब इस तोड़ने से क्या होगा? आपकी बातें, ये जो बातें हैं आपके माइंड में सेट हो जाएंगी। तो ये देखिए, यहाँ पे है कि यह एक कला है, और ये वातावरण को सजीव, आकर्षक बनाने का काम करता है। और इसके साथ साथ देखिए, सजीव मतलब एक तरीके से जान आना। जैसे कहते हैं, मन करता है देखते रहे, कितना आनंद लगता है, कितना खुशी रहती है देखने में उसके, और उसके टच में रहते हैं, आप हाथ में रहते हैं उसको, एक अलग से फील होता है। तो यही चीजें होती हैं, हमें सजीवता प्रदान करने का काम, आकर्षण प्रदान करने का काम हमारा करता है पुष्प। तो फूल, पत्ती और टहनियों को सृजन करने का काम करता है। ठीक है, तो अब ये हमारा आता है इतिहास। तो डिफिनीशन आपको याद हो गया कि पुष्प विन्यास क्या है? कला होती है। क्या काम करता है? आकर्षण का, सुंदरता का, सजीवता का प्रदान करने का काम करता है। और ये क्या होती हैं? अब देखिए, फूल पत्ती का मतलब, यानी हमारी जो फूल होती हैं, पत्तियों को जो हम सजाते हैं, जो हमारे फूल होते हैं, कहीं डेकोरेट करते हैं, तो इस तरीके से उसको व्यवस्थित करते हैं कि देखने में उसका लुक एकदम आकर्षित हो जाए, व्यक्ति उसकी तरफ खिंचा हुआ चला जाए। तो इसी को बोलते हैं सृजन करना, यानी इस तरीके से उसको मैनेज करना, इस तरीके से इसकी व्यवस्था करना कि ये आकर्षण का केंद्र बने। ठीक है, तो यही इसी को बोलते हैं सृजन करना।
अब आता है हमारा इतिहास। देखिए बहुत पुराना इसका इतिहास है, रामायण में भी अंकित है, महाभारत में भी अंकित है। इसके साथ साथ 6ठी शताब्दी में गौतम बुद्ध की प्रतिमाओं को सजाने के लिए उनके चारों तरफ पुष्प की सज्जा कर किया जाता है, वहाँ भी इसको देखने को मिला है। और इसके साथ साथ ये जो जापानी पुष्प सज्जा है, इनकी सज्जा से ये इतना ज़्यादा पुष्प व्यवस्था, पुष्प विन्यास का डेवलपमेंट हुआ कि ये पूरे विश्व में पुष्प व्यवस्था मतलब कि इसका आकर्षण बना, फैल गया। और जगह जगह पर आप पुष्प व्यवस्था जरूर से देखने को मिलेगा। एक देश से अन्य देशों में भी आपको देखने को मिलेगा, एक राज्य से अन्य राज्यों में भी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये होती है थोड़ी सी, मैंने इतिहास यहाँ पे बता दिया कि रामायण में, महाभारत में, छठी शताब्दी में महात्मा बुद्ध की प्रतिमाओं में, और ये 20वीं शताब्दी में बहुत डीप रूप में, बहुत विस्तार रूप में ये फैल चुका है। अब आता है हमारा महत्व। किस लिए हम पुष्प सज्जा करें, क्या हमारे जीवन में इसका महत्व है, क्या इसको हम क्यों अपनाएं, इसको क्यों, इसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है। तो ये हमारे मनोरंजन का एक माध्यम होता है। हम फूलों को सजते हैं, हमें उससे खुशी होती है, आनंद मिलता है, और आंखों को बहुत ही ज़्यादा सुकून मिलता है। तो ये जीवंत प्रदान करने का काम करते हैं। और आशा, यानी एक आशा आपसे जुड़ जाती है उस फूलों से। मनोभाव, देखिए बहुत अच्छा पॉइंट है, मनोभाव को हमारे व्यक्त करता है। आप किसी को, कई देखिए कई रंग के फूल होते हैं, लाल होते हैं, गुलाबी होते हैं, पीले होते हैं। तो ये हमें अलग अलग रंग के फूल अलग अलग मनोभाव को व्यक्त करते हैं। प्रेम का प्रतीक, मित्रता का प्रतीक, ये सब देखिए क्या है, ये फूल ही हैं जो हमारे मनोभाव को व्यक्त करते हैं। दूसरों को दे करके या ले करके वो चीज़ें, वो मनोभाव को हम प्राप्त करते हैं या उसको हम आभास करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे मनोभाव को भी व्यक्त करने का काम करता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है पुष्प सज्जा के क्या नियम है, यानी हमें किन किन नियमों का पालन करना चाहिए, हमें पुष्प सज्जा करते समय कहाँ पे करना है, किस तरह करना है, किस चीज़ से करना है, कौन से फूल लगाने हैं, कितने फूल लगाने हैं, किन आदि आदि चीज़ों का हम जो नियम फॉलो करते हैं, ये हमारा पुष्प सज्जा का नियम होता है। देखिए यहाँ पे पहला आता है हमारा स्थान का नियम। स्थान मतलब हमें कहाँ पर पुष्प सज्जा करना है, हमारा स्थान फिक्स होना चाहिए, या ऐसा स्थान होना चाहिए जहाँ पर सभी लोगों का मेन बिंदु आकर्षण की, यहाँ पर लोग आएंगे ही, रुकेंगे ही, तो वहाँ पे पुष्प सज्जा की व्यवस्था एक अच्छा हो, जहाँ पर लोगों का ध्यान ज़्यादा जाए उस स्थान पर पुष्प सज्जा का रखना चाहिए। दूसरा है सरलता का नियम, यानी बहुत ज़्यादा पुष्प सज्जा ना कर दिया जाए कि हौच पौच लगे, फूल इस तरह से सजा कर दिया जाए कि एक फूल दूसरे फूल में दबे हुए हों, इस तरह से भी नहीं करना चाहिए। उसमें सरलता होनी चाहिए और सुंदरता होनी चाहिए, और उसमें थोड़ा सा खाली स्थान भी होना चाहिए, जिससे सभी फूलों का अपना अपना महत्व मिल सके, अपना अपना स्थान मिल सके। अब देखिए यहाँ पे फूलदान के माप। देखिए फूलदान के नाप, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे आता है। फूलदान का माप कितना होना चाहिए। देखिए जो फूलदान की जो चौड़ाई होती है वो जो है 6 इंच होती है। सॉरी, फूलदान की लंबाई जो है 6 इंच है, और उसकी जो चौड़ाई होती है वो 4 इंच होती है। लेकिन जिस पे हम पुसज्जा वहाँ पे करते हैं उसकी लंबाई, जो हमारा फूलदान है यानी जो हमारा गमला है, उस गमले से क्या होता है 2 से 1.5 से 2 गुना लंबा होना चाहिए। यानी वो 6 इंच यदि चौड़ाई है फूलदान की, तो 9 इंच जो हम फूल उसमें लगा रहे हैं, रख रहे हैं, वो 9 इंच होना चाहिए। और यदि उसकी जो फूलदान की जो चौड़ाई है, वो चौड़ाई यदि 4 इंच है, जो हम फूलदान हमारा होगा, सॉरी जो हमारे फूल हम लगा रहे होते हैं, उसकी जो चौड़ाई यहाँ से यहाँ तक की होगी, वो कितनी होगी, 6 इंच होगी। यानी ये हमारा जो पात्र है, पात्र से लंबा होना चाहिए। पात्र मतलब गमला, पात्र मतलब गमला, गमले से इसकी जो चौड़ा लंबाई होती है वो ज़्यादा होना चाहिए, और इसके बाद उसकी जो चौड़ाई होती है गमले से, तब भी ज़्यादा होना चाहिए। यदि चौड़ाई जो है, गमले की लंबाई 6 इंच है, तो जो फूल जो लगा रहे हैं वो 9 इंच होना चाहिए। यदि गमले की चौड़ाई 4 इंच है, जो फूलदान की चौड़ाई, सॉरी जो फूल होगा उसकी चौड़ाई 6 इंच होनी चाहिए। ये बातें याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। अब है आपका
टहनी की लंबाई हो गया, और टहनी आपस में उलझे हुए ना हो, झुके हुए इस तरह से ना हो कि दूसरे से दबे हुए ना हो, इन सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे त्रिभुज रूप क्या होता है। त्रिभुज रूप का मतलब जैसे किसी को जानकारी नहीं है, कैसे हम पुष्पों को लगाएं, कैसे पॉट में रखें, कैसे इसको सुंदर बनाएं, तो ये सब के लिए सबसे अच्छा जो आकार माना जाता है वो त्रिभुज आकार में, यानी इस तरीके से पुष्प को सजाएंगे तो आपका पुष्प सज्जा अच्छी होगी। जैसे लंबाई में हो गया, ये आपकी चौड़ाई में हो गया, इस तरह से आप कर देंगे तो आपकी जो पुष्प सज्जा होगी वो क्या होगी, देखने में आकर्षक लगेगी। भले ही आपको ना आता हो करने के लिए, लेकिन त्रिभुज आकार में यदि फूलों को सजाते हैं तो जरूर से जरूर वो सुंदर लगेगा। ठीक है, तो विवेक का उपयोग, विवेक का उपयोग का मतलब है कि ऐसी कोई जरूरी नहीं है कि एक पढ़ा लिखा ही पुष्प सज्जा को कर सकता है। ये एक अनपढ़ जो जानकार है, अनुभवी है, करते करते अभ्यास हो गया है, वो एक पढ़े लिखे से कई गुना ज्यादा अच्छे से पुष्प सज्जा को कर सकते हैं। तो ये हमारे विवेक के ऊपर डिपेंड करता है, प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है कि कैसे हम करें कि हमारा ये सुंदर लगे। ठीक है, तो ये हमारे नियम है। देखिए यहाँ पर इसको हम बताने का मतलब यहाँ पे क्या है कि हम क्या है, फूलों को लाते हैं कि कोई आ गया, गेस्ट आ गया, अपने का सजाना है, तो हम वो जो हम फूल लाते हैं, जीवित फूल जो लाते हैं, उसको हम कैसे सजाएं, किस तरह से रखें कि ज़्यादा देर तक टिका रहे, जल्दी मुरझाए ना। तो ये सब चीज़ों का ये नियम होता है। ठीक है, हमें फूल सज्जा करते समय ध्यान देने योग्य बातें, यानी हमेशा हमें लंबी टहनी ही काटना चाहिए। जो भी टहनी काटें वो सीधा नहीं काटना चाहिए, बल्कि तिरछा रूप में काटना चाहिए। दूसरा नियम, हम यदि फूल टहनी को काट रहे हैं तो सूर्यास्त और सूर्यास्त के समय नहीं काटना चाहिए, ना तो सूर्योदय के समय काटना चाहिए। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय टहनियों को काटना नहीं चाहिए। अब है नमक। यदि आपको फूलों को काफी देर तक टिकाऊ रखना है कि ताज़ा बना रहे, तो उसमें नमक के घोल में थोड़ी देर रख देते हैं, उस पानी में डाल देते हैं, तो इससे काफी देर तक ताज़ा बना रहता है फूल। ठीक है, तांबे के सिक्के, यानी जो पॉट में आप सजा रहे हैं उसमें तांबे के सिक्के पानी में डाल देंगे, तो इससे भी काफी देर तक जो है जो फूल होते हैं वो ताज़ा बने रहते हैं। अब हमारा आता है कि पुष्प सज्जा में कला के तत्वों का प्रयोग। देखिए, आपने कला के तत्वों ने पढ़ा है, कला के सिद्धांत को आपने पढ़ा है। ठीक है, तो कला के तत्व हमारे लाइन, फॉर्म, टेक्सचर, कलर, ठीक है, शेप, ये हमारे क्या है, ये हमारे कला के तत्व हैं जो हमें घर की साज सज्जा करने के लिए अन्य जगहों पर इनका उपयोग किया जाता है। इनके उपयोग को हम करते हैं तो हमारी जो सज्जा होगी, जो भी सज्जा होगी, वो आकर्षक लगेगी, सिस्टमैटिक लगेगी। तो इन सब चीज़ों का भी प्रयोग करने से लाइन, लाइन हमें हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल लाइन, ठीक है, ये सब लाइन का हम प्रयोग करते हैं, प्रयोग करें और जहाँ जिसका उपयोग हो वहीं पर करें। इससे आपका जो फुल सज्जा होगी वो आकर्षक लगेगी। ठीक है, रंग, रंगों के ध्यान में रखना चाहिए, कंट्रास्ट कलर का प्रयोग करना चाहिए, जैसे लाल के साथ पीला और पीले के साथ नीला, इस तरीके से कंट्रास्ट कलर का प्रयोग करते हैं तो वो देखने में काफ़ी सुंदर लगता है। लय का मतलब होता है रिदम, यानी एक लय में चीज़ें दिखनी चाहिए, यानी एक जैसे आपका लय मैंने पढ़ाया होगा आपको, ठीक है, इस तरीके से आपको सज्जा हो कि एक लय बना रहे आपकी आप कोई चीज़ को जब देखते हैं तो ये चीज़ें होंगी, जैसे वक्राकार में होती हैं और भी जिगजैग में होती है, इस तरीके से चीज़ों को प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, अनुपात, बनावट, यानी हमें इस सब चीज़ों का ध्यान रखें, कितना अनुपात होना चाहिए पॉट की। अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि आपकी पॉट की चौड़ाई कितनी है और आप जो फूल यूज कर रहे हैं उसकी लंबाई कितनी है, इन दोनों में बैलेंस होना चाहिए। यदि आपका पॉट जो है ज़्यादा लंबा है और आपका जो फूल लगा रहे हैं वो छोटा है तो देखने में आकर्षक नहीं लगेगा, ये आपके नियम के अनुसार नहीं होगा। तो ये सब चीज़ें हमें इसीलिए कला के तत्वों का प्रयोग करना चाहिए। तो ये क्या क्या नियम था हमारा, स्थान का नियम, सरलता का नियम, फूलदान के माप का नियम, टहनी की लंबाई का नियम, त्रिभुज रूप का नियम और विवेक के उपयोग का नियम। अब हम आते हैं कि रेखीय पुष्प व्यवस्था कैसे करें। देखिए, सबसे पहले हमें अपना एक माइंड मैप तैयार कर लेना चाहिए कि हमें अपने पुष्प सज्जा को किस आकार में करना है। जेड आकार में करना है, अपने पॉट में इस तरह के सजाना है फूलों को, या यस के आकार में सजाना है फूलों को। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप फूलों को सजा किस तरह से रहे हैं। ये आपका सी आकार का, एफ, ई, एस या जेड के आकार में किसी एक तरीके का आप चुनाव करते हैं। और देखिए, पात्र की चौड़ाई से सज्जा की चौड़ाई 2 गुना अधिक होनी चाहिए। जस्ट मैंने आपको बताया ही कि जो पात्र की चौड़ाई से जो सज्जा, यानी जो आप
पुष्प लगा रहे हैं ये 2 गुना होना चाहिए। ठीक है, अब आता है हमारा कला के तत्वों का प्रयोग करना चाहिए। जस्ट मैंने यहाँ पे बताया ही, लाइन फॉर्म टेक्सचर का उपयोग कर सकते हैं। देखिए जो डैफोडिल का पुष्प होता है उसके लिए सॉफ्ट पात्र का प्रयोग करना चाहिए, जबकि जो थोड़े से कठोर पुष्प होते हैं उनके लिए खुरदरा जैसा पात्र का प्रयोग करना चाहिए। इससे उसमें सजीवता दिखती है कि ये ओरिजिनलिटी वहाँ पर दिखती है। ठीक है, अब आता है जापानी पुष्प सज्जा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे जो ध्यान देने की बात है, यही इतना आपको ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देने की बात है, यही इतना आपको याद रखना है। ठीक है, तो जापानी पुष्प सज्जा में विश्व प्रसिद्ध जो बनाया, विश्व प्रसिद्ध रूप में ऑल ओवर ऑल वर्ल्ड तक पहुँचाने का काम जापानी पुष्प व्यवस्था ने किया। जापानी पुष्प सज्जा में सबसे ज़्यादा जो फेमस शैली है वो इकेबाना का प्रयोग, इकेबाना ज़्यादा प्रसिद्ध हुई और ज़्यादा से ज़्यादा इसका उपयोग भी किया जाता है। तो अभी जस्ट मैंने अभी यहाँ पे चर्चा भी किया था आपको, 6वीं शताब्दी में जो गौतम बुद्ध की जो प्रतिमा थी, उस प्रतिमा के चारों तरफ को सज्जों को सजाया जाता था। उनको ये लगता था कि बहुत थोड़े समय के लिए हमारा जीवन है और यदि हम सज्जा से अपने को एक तरीके से उत्साहित कर लें, उल्लास से भर लें, तो इससे अच्छा चीज़ नहीं हो सकता है। तो अध्यात्म से भी जुड़े थे और फूलों को अपने सजीव रूप में मानते थे और इसीलिए पुष्प सज्जा को प्रतिमाओं पे और अन्य स्थानों पर बहुत अच्छे तरीके से तन मन से उसको सजाने का काम जापानी लोग के द्वारा किया जाता था। ठीक है, तो 6वीं शताब्दी में भगवान बुद्ध की प्रतिमा पे लगाया जाता था। अब देखिए जो उनकी प्रतिमा के सजाने का जो काम किया जाता था, यानी पुष्प व्यवस्था को कैसे हम लाइन से लगाते हैं किस तरीके से, इसी को तोकोनामा कहते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन बोल सकते हैं तोकोनामा किससे संबंधित है, पुष्प सज्जा से संबंधित है, फर्नीचर व्यवस्था से संबंधित है, अन्य अन्य ऐसे आपसे पूछ सकता है। तो आपको यदि तोकोनामा आपने पढ़ा होगा तुरंत बता देंगे तोकोनामा पुष्प सज्जा से संबंधित है। किस व्यवस्था से? जापानी व्यवस्था में। ठीक है, जापानी पुष्प सज्जा में। अब हमारा आता है मुख्य शैली। देखिए मुख्य शैली जो जापानी की है मुख्य रूप से 3 होती हैं, इकेबाना, मोरीबाना और नाजीरे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट यहीं से आता है आपका, इकेबाना, मोरीबाना और नाजीरे। इकेबाना में जो है चौड़े पात्रों का प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, इकेबाना में चौड़े पात्रों का प्रयोग करते हैं। इकेबाने का अर्थ क्या होता है? जीवित फूल, जैसे मैंने अभी आपको बताया, वो बहुत ही तन मन से चीज़ों को सजाते थे। उनको ये लगता था कि हमारा जीवन बहुत थोड़े दिनों के हैं, हम इसको बहुत उल्लास के साथ, खुशी के साथ जिया जाए, तो इसीलिए पुष्प से इनका बहुत ही ज़्यादा अटैचमेंट होता था। तो इकेबाना का जो वहाँ पे अर्थ रखा गया क्या है? जीवित फूल। ठीक है, अब आता है मोरीबाना। मोरीबाना में वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, किस प्रकार के पात्र, पात्र का मतलब जिसमें हम सजाते हैं उसको पात्र कहते हैं। तो इसमें कौन से पात्र का प्रयोग करते हैं? चौड़े व उथले पात्रों का प्रयोग करते हैं। और नाजीरे में क्या होता है? नाजीरे में लंबे पात्रों का प्रयोग करते हैं, यानी जिसमें हमारा गमला होता है वो क्या होता है? लंबा होता है। तो नाजीरे में लंबे पात्रों का प्रयोग करते हैं। अब देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे है कि इसमें 3 आधार प्रयोग किए जाते हैं, शिन, सोई और हाइकी। क्या है? शिन, शोई और हाइकी। जो शिन होता है ये ईश्वर का प्रतीक होता है और जो सोई है ये मानव जात का प्रतीक है और जो हाइकी है ये पृथ्वी का प्रतीक है। शिन जो है किसका प्रयोग है? ईश्वर का, गॉड का। सोई मानव जात का और हाइकी पृथ्वी का प्रतीक है। ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से आपके एग्जाम में बने हुए हैं क्वेश्चन। जो शिन होता है सबसे जो लंबाई पात्रों में जो टहनियों की जो लंबाई होती है सबसे बड़ी किसकी होती है? शिन की होती है। और जो उससे छोटी होती है सोई की होती है और सबसे छोटी जो लाइन होती है वो हाइकी की होती है। अब देखिए जो शिन में होता है ये पात्र से 1.5 गुना लंबा होता है। जो शिन में जो टहनी लगाई जाती है वो पात्र से 1.5 गुना लंबा लगाया जाता है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, ये आपने जो पुष्प पुष्प फूलों को लिया, अब आपके पास पात्र है, उस पात्र में फूलों को कैसे लगा रहे हैं, कैसे सुसज्जित कर रहे हैं, यही इसके बताने का नियम है। ठीक है, तो यहाँ पे जो शिन है ये पात्र से 1.5 गुना ज्यादा इसकी लंबाई होती है। कितने अंश का कोण बनाता है? 90 अंश का कोण बनाता है। ठीक है, दूसरा हमारा आता है सोई। सोई आपकी ये है, ये इससे क्या होता है? ये इससे कम लंबाई का होता है और ये 45 डिग्री का कोण बनाता है। कितना? 45 डिग्री का कोण बनाता है। और ये आपका 75 डिग्री यानी जो हाइकी होती है ये आपका पृथ्वी का प्रतीक होता है और ये 75 डिग्री के अंश पर कोण बनाता है, यानी इस तरह से ये लगाया जाता है, टहनियों को इस तरह से
बनाया जाता है। अब देखिए यहाँ पे जो 1.5 गुना ये पात्र से क्या होता है, ज़्यादा होता है। अब जो ये सोई वाला है ये 3/4 यानी इन सिन का 3/4 होता है। क्या? ये इसकी लंबाई। और जो हाइकी होती है ये क्या है, ये जो सोई होती है इसका 3/4 होता है। देखिए सबसे लंबा है, फिर इससे छोटा, फिर इससे छोटा। ठीक है, तो यही आपका मेन थीम है, यही आपको समझना है। सीन लंबा है, सोई उससे छोटा है और हाइकी सबसे छोटा है। सीन ईश्वर को, सोई मानव को और हाइकी पृथ्वी का प्रतीक होता है। ये आपका 90 डिग्री, 45 डिग्री और 75 डिग्री, बस इतने पॉइंट आप याद करना। एके बाना, मोड़ी बाना, नजीरे याद रखना। इतने से ही आपका इससे जो क्वेश्चन आएगा फिर आपका कभी गलत नहीं होगा। अब क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया, यहाँ से क्वेश्चन आपके उठेंगे कि जापानी सुजता के नाम बताइए। इकेबाना, मोरीबाना, नाजीरे, इसमें कौन से लाइन का प्रयोग किया जाता है? सीन, सोई और हाइकी का। सीन के कितने लाइन होती है, कितने कोड पे है, सोई कितने पे और हाइकी कितने पे। इतने ही क्वेश्चन यहाँ से जो बने हुए हैं अब तक यही होते हैं। और ऐसे पूछ ले सकता है आपका पुष्पसज्जा क्यों कहता है, ऐसा क्या महत्व थ्योरी के रूप में, कथन कारण के रूप में। तो यदि आपने इसको पढ़ा है तो वहाँ पे उसका आंसर आप दे सकते हैं। तो ये हमारी वीडियो थी। हमारी वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहाँ से आप जुड़े रहिए। निश्चित ही आप घर बैठे बिना कोचिंग से आप अपनी तैयारी टीजीटी एलटी आप जरूर से जरूर निकाल सकते हैं। बस मन में विश्वास होना चाहिए कि हम कहाँ से जुड़े हैं, कैसे जुड़े हैं, ये हमारे लिए लाभ है कि नहीं है। पहले मन में अपने विश्वास होगा तभी आप अपने मन से सही तरीके से जुड़ करके तैयारी कर सकते हैं। तो एक बार फिर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ रहे हैं तो शेयर करिए। घर बैठे आप तैयारी कर सकते हैं और फ्री में आप अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।